नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चौचक अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने इकोनॉमिक्स के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पिछला एक चैप्टर हमने पढ़ चुका है जिसमें हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। और आज हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है कि भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएँ तथा योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा एवं नीति आयोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन होता क्या है। अगर एक लाइन में हम देखें तो इसका मतलब होता है विकास की रणनीति, अर्थात वैसी रणनीति विकास की जिस पे चल के हम अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉडल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो पहला मॉडल शुरुआत हुआ था, जैसे कि जिस समय जो प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हैं या शासन में रहते हैं उनके विचारों का प्रभाव ही हमारे जो विकास की रणनीतियाँ होती है राष्ट्रीय उस पर दिखती है। तो जैसे शुरुआती में हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे शुरू में, तो उनका और हमारे एक अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस जी, इन दोनों के विचारों का प्रभाव बहुत दिखा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पीसी महालनोबिस तथा नेहरू का विकास मॉडल, जो 1956 से शुरू हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा है उसके बाद हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी, उनका प्रभाव देखा गया इकोनॉमी पे, तो इसलिए उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा और विकास मॉडल। ठीक है, और उसके बाद का जो समय आता है जो मुख्यतः एक लंबा टाइम पीरियड, वैसे देखिए बहुत प्राइम मिनिस्टर आए और गए, लेकिन जिनका कार्यकाल कम से कम 5 साल तो चला है निरंतर, 5 साल 10 साल वैसे लोगों की हम बात करें क्योंकि उनका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा इकोनॉमी पे। वैसे तो साल 2 साल के लिए कोई आए गए तो उसका कुछ प्रभाव हमारे कम से कम नियोजन में तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है कि ये नियोजन एक लंबी प्रक्रिया है, पंचवर्षीय योजना होती है। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है, अगर हम अपने देश के विकास के लिए कुछ वैसी योजनाएं बना रहे हैं, जैसे कि हमको हेल्थ सेक्टर में सुधार करना है, एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार करना है या कृषि के क्षेत्र में, तो ये तत्कालिक रूप से संभव नहीं है, हमें एक लंबी प्रोसेस से गुजरना ही होगा। इसीलिए कम से कम 5 साल 10 साल, बहुत बार तो 20 साल लग जाता है। तो अब हम देखते हैं जो तीसरा मॉडल था वो था मनमोहन सिंह जी का, जिसमें मुख्यतः 2 लोगों का विशेष प्रभाव देखा गया। आपको पता होगा मनमोहन सिंह खुद में बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, वो पहले हमारे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं तथा आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। उनके साथ भी 2 और मुख्य लोग थे, जिससे पहले तो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब जी, उनका था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दूसरा था पी चिदम्बरम साहब जी का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, हमने 3 देख लिया, जो अभी चल रहा है वर्तमान में चल रहा है वो है नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल। आप सभी देखे रहे इनके विकास मॉडल को, लोग बहुत खुश हैं इनसे। तो इनका जो विकास मॉडल, इसमें मुख्यतः हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते उनका प्रभाव था, और अभी हाल का जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो है अमित शाह, इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यही है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं, देखिए एक बार एक समय था जब 2-3 ऐसे प्लान भी हमारे सामने आए थे, हमारे देश के सामने, जिसको हम पंचवर्षीय योजना के जगह पे मतलब कि लागू कर सकते हैं। जैसे एक बॉम्बे प्लान था। ठीक है, इसमें यही था बॉम्बे प्लान में कि ये 15 वर्षीय योजना थी और इसको लागू करने की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। और फिर एक बार और एक प्लान आई सामने जिसका नाम था पीपुल प्लान, ये भी 10 वर्षीय योजना थी। ठीक है, इसको भी लागू नहीं किया गया। उसके बाद हमारे गांधीवादी योजना आई सामने, ये भी 10 वर्षीय योजना थी, लेकिन चूंकि इन सभी प्लानों की बस अनुशंसा ही की गई थी, कभी लागू नहीं हो पाया, इसीलिए इन प्लानों को हम कागजवादी योजना भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी लागू हो ही नहीं पाई। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि कागजवादी योजना जो केवल कागजों पर ही रह गए, लागू नहीं किए गए। फिर तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास की दीर्घकालीन रणनीति होती है, जिसे प्रत्येक देश अपनी अपनी राष्ट्रीय संसाधनों, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ये क्या कुछ नहीं होता है, मतलब कि एक ऐसा रणनीति होता है जो लंबे समय के लिए बनाया जाए, दीर्घकालीन होता है। ठीक है, और ये हर देश के लिए अलग अलग है, क्योंकि सभी देशों के पास संसाधन की उपलब्धता अलग है। हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वो हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमारे पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल की बहुत कमी है, हम अपने जरूरत का लगभग 84 से 85% तो बाहर से मंगाते हैं। वैसे बाकी देशों खाद्यान्न की कहीं कमी है, हमारे देश में एक्सेस खाद्यान्न के उत्पादन होता है, हम दूसरे देशों को भेजते हैं, मदद भी पहुँचाते हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, तो
यही चीज़ लिखा गया है कि हम अपने राष्ट्रीय संसाधनों के अनुरूप तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इसको तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक निश्चित समय में पहले से निर्धारित किए गए उपदेशों या उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति को ही नियोजन कहते हैं। और जब इसी का संबंध, इसी मतलब उद्देश्य का संबंध अगर आपको आर्थिक चीज़ से हो जाए, जैसे कि हमारी इकोनॉमी से हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे? आर्थिक नियोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन के माध्यम से विकास करने वाला सबसे पहला जो देश था, कहने का मतलब ये है कि जिसने सबसे पहले इस नीति को ये अपने अर्थव्यवस्था में अपनाया था, अपने देश में लाया था, वो देश कौन था? तो रसिया था, रूस था हमारा। ठीक है, सबसे पहले उसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 1900 जब स्टालिन के समय 1920 के बाद से ही, और बाद में धीरे जब मंदी आया, और बहुत बड़ी मंदी आपको पता है 1929 में आई थी यूएसए में, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा था। तो उसके बाद सभी देश लगभग इससे प्रभावित हुए थे, लेकिन सिर्फ रूस ऐसा कंट्री था जो इस मंदी से बहुत कम प्रभावित हुआ। और उसके पीछे का जो मुख्य रीजन बताया जाता है वो यही बताया जाता है, क्योंकि वो अपने पंचवर्षीय योजना, मतलब उससे कार्य करने की योजना थी, उसके आधार पर चलता था। लेकिन बाकी देशों पर इस चीज़ की कमी थी, इसलिए वो तितर बितर हो गए थे। ठीक है, आगे और ये चीज़ लिखा है कि रूस में दीर्घकालीन योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि रूस में अभी भी 15, 20, 25 या 30 वर्ष ऐसे योजनाएं चलाई जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 4 वर्ष की योजना लागू की जाती है, और चीन की बात करें तो वहाँ पे 7 वर्ष की योजना लागू करते हैं। और भारत में राजनीतिक व्यवस्था के कारण, जिससे कहने का मतलब यहाँ पे हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था क्या है? पंचवर्षीय है। मतलब कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन है 5 वर्षों में होता है। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चुन के आते हैं, शासनाध्यक्ष या फिर हमारे राष्ट्राध्यक्ष, उनकी जो टाइम पीरियड होती है, टेन्योर, वो 5 वर्ष की होती है। इसीलिए हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसी के अनुरूप चलाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है तो उसकी नीतियाँ रणनीतियाँ थोड़ी सामने वाले से अलग होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण ही हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। ठीक है, आगे आर्थिक नियोजन के अनेक रूप होते हैं और अनेक अनिवार्य तथ्य भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि अनिवार्य रूप और ये तथ्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम अनिवार्य रूप को देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इसके रूप में क्या होंगे? तो एक होता है सामान्य नियोजन और दूसरा होता है आंशिक नियोजन। अब सामान्य नियोजन कहने का मतलब है कि हम मुख्यतः सभी चीज़ों को शामिल करते हैं नियोजन में। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को उठा लें, जैसे कि आपने हेल्थ को उठा लिया कि हम इस नियोजन में हम हेल्थ पे फोकस करेंगे, तो ये आंशिक हो गया। और एक होता है नहीं, हम हेल्थ, एजुकेशन, गरीबी, बेरोजगारी, या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमियां, ब्रिज बनाना हो गया है, और मतलब कि जो भी है सब चीज़ को, वित्तीय, भौतिक, सबको एक साथ लेके चलेंगे तो सामान्य नियोजन होता है। इसमें जो दूसरा लिखा हुआ है प्रोत्साहन नियोजन एवं आदेशात्मक नियोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ है? तो आप समझिए, एक तो होता है प्रोत्साहन नियोजन, कहने मतलब गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होगी वो ऐसी होगी कि हमारे जो भारतीय बाजार में जो बाहरी कंपनियाँ या हमारी खुद की कंपनियाँ या कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति कुछ कार्य ऐसा कर रहा है जिसका प्रभाव उनके मार्केट में हमारे पड़ रहा है, तो वो नियोजित रूप से हो, इसके लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहित करेगी अपनी नीतियों के माध्यम से। ठीक है, और एक होता है कि नहीं, हम आपको ऐसे ही करना है, आपको नियोजन के साथ ही चलना है, ये हमारी नीतियाँ सरकार की, तो उससे हम आदेशात्मक करते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरी हमारी वो है भौतिक नियोजन है, वित्तीय नियोजन। तो आप समझ रहे हैं, नाम से क्लियर है। भौतिक नियोजन मतलब जिसमें कि वैसी संरचनाएं शामिल हो जो देश की बुनियादी संरचनाएं कहलाती है, जैसे कि आप ब्रिज बना लीजिए, है ना, सिंचाई साधन उपलब्ध कराइए, एजुकेशन सिस्टम को सही कीजिए, और हेल्थ सिस्टम को सही कीजिए, गरीबी, सिंचाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ को शामिल कर लीजिए। तो ये क्या भौतिक नियोजन हो गया। दूसरी जो होती है वित्तीय नियोजन, कहने का मतलब कि हम फाइनेंस सेक्टर में, ये भी तो होता है कि हमने मान लीजिए कि हमने अपनी योजनाएं बना ली कि हमें ये ब्रिज बनाना है यहाँ पे, चलिए 2000 करोड़ का ब्रिज है, लेकिन क्या इसके लिए हमारे पास पूंजी है उपलब्ध? इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए भी हम योजना बनाएंगे। ऐसा नहीं कि चलिए हमने योजना बना दिया और पैसे कहाँ से, कुछ पता ही नहीं है, फंडिंग कहाँ से होगा, तो फिर वो नाम मात्र का योजना, कोई मतलब नहीं उसका बनाने का। इसलिए हम वित्तीय नियोजन भी करके चलते हैं कि हमको इतने पैसे यहाँ से आएंगे और ये पैसे वहाँ पर जाएंगे, ये हम पहले से नियोजित कर लेते हैं। और जो इसमें देखिए चौथा क्या है, अल्पकालीन नियोजन एवं दीर्घकालीन नियोजन। ये कहने की बात नहीं, जैसे कि सभी कंट्री के लिए अलग अलग होती है, कहीं पे 5 वर्षीय है, कहीं पे 4 वर्षीय के लिए, कहीं 7 वर्ष के लिए, कहीं 15-20 वर्ष के लिए, जैसे देखिए। पांचवा जो इसमें सुधारवादी नियोजन एवं विकासवादी नियोजन, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सुधारवादी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में, हमारे कानून में, नीतियों में, जैसी भी नीति, चाहे कंपनी की नीतियाँ हो या फिर
जो भी हमारे विकास में बाधाएं उत्पन्न करे, अगर उसमें हम कुछ सुधार कर रहे हैं तो उसके लिए हम नियोजन तो सुधारवादी नियोजन कहलाएगी। और दूसरी होती है कि नहीं, हमें विकास करना है, आज हम जहाँ हैं यहाँ से हमें उठना है, हमें अपने लाइफ जो जीवन प्रत्याश उसको सही करना है, हमको जन्म दर मृत्यु दर को कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, शिक्षा को बढ़ाना है, तो हम उससे विकासवादी नीतियाँ कहते हैं। तो अगर उसके लिए अगर हम कुछ करें तो विकासवादी नियोजन कहलाएगा। और उसके बाद इसमें है जो आपका छठा है वो है राष्ट्रीय नियोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय नियोजन। ये भी कहने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। देखिए उसके बाद जो सातवां ये लिखा है ऊपर से नियोजन एवं नीचे से नियोजन। इसका कहने का मतलब समझिए, ऊपर से नियोजन कहने का मतलब है कि जो भी प्रयास किया जाएगा नियोजन के लिए कि हमारी क्या टारगेट होगी, हम इसको कैसे सफलता हासिल करेंगे, इस लक्ष्य की तरफ कैसे पहुँचेंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा, ये ऊपर से मतलब ये मतलब कि इतना समझ लीजिए सेंट्रल मतलब कहने की केंद्र सरकार इसके लिए कोशिश करेगी। एक होता है नीचे से, मतलब कि हम अपने पंचायत के स्तर पर ही शुरुआत करेंगे कि पहले पंचायत पर नियोजन बनाए, उसको पूरा करें, उसके ऊपर मतलब एक सोपान की तरफ चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो अपना वो क्या ऊपर से नियोजन को अपनाया गया कि सेंट्रल बैठती है आपस में, जिससे हमारी योजना आयोग है बात विचार करते हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं राज्यों के, वो जो एक अपनी योजनाएँ फिक्स करते हैं उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर से नियोजन है या नीचे से नियोजन। अब हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो निम्न आवश्यक तत्वों का उल्लेख होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे अर्थव्यवस्था में राज्यों के हस्तक्षेप की एक सीमा को निर्धारित करते हैं कि राज्य कहाँ तक जाके वो हस्तक्षेप करेंगे। कहने का मतलब कि जैसे कि आमतौर पे क्या होता है 1990 के पहले हमारे देश में हुआ करता था कि सरकारों का, राज्यों का बहुत हस्तक्षेप था, तभी वो लाल फीताशाही बोला करते थे। कंपनियों पे, बाजार पे गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल किया करती थी, कौन कितना FDI हमारे यहाँ आएगा या बाहर से कितना निवेश देश में आएगा, कितना बाहर जाएगा, सब चीज़ों पर गवर्नमेंट का सीधा प्रत्यक्ष कहते हैं ना वो हस्तक्षेप था। लेकिन इस चीज़ों की अब इसी चीज़ के लिए पंचवर्षीय योजना लाई गई है कि हम पहले से ये तय कर ले कि हमारी कितना ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज़ संवैधानिक ढांचा है, हमारे संविधान में क्या क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है कि अपने संवैधानिक ढांचा से इतर कुछ कर रहे हैं तो ये तो असंवैधानिक हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है इष्टम, ये इस्पत नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसको इष्टम कर लीजिए, अभी मैं सुधार देता हूँ। इष्टम कार्य योजना कहने मतलब कि सही से सही कार्य योजना को, मतलब जो जितना उत्तम हो सके उस चीज़ को अपनाना कार्य योजना में अपने, उसको बोलते हैं हम इष्टम कार्य योजना। इसे काट दीजिए, इष्टम कार्य योजना, ठीक है। और जो हमारा अब चौथा ये क्या है, निश्चित उद्देश्य एवं निश्चित समय। ये देखिए योजना का मतलब ही यही है आवश्यक तत्वों में कि हमें अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो इसके लिए एक निश्चित टाइम पीरियड है, सर्टेन टाइम पीरियड, उसके अंदर ही प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि हमने बना दिया उसका कुछ पता ही नहीं है, 2 साल 4 साल 5 10 साल कोई मतलब नहीं उस योजना या योजना को। प्लस हमारी टारगेट, हमारी लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को भी पहले से हम तय कर ले देंगे, ठीक है। पांचवा जो चीज़ है उस पर क्या, किस चीज़ पर ध्यान है, कार्य पद्धति या कार्य विधि कैसा, कहने का मतलब हमारी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, हम उस चीज़ को अपनी नीति बनाएंगे प्लस उस रास्ते पर चलेंगे, क्या उसका ग्रासरूट लेवल पे काम हो रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, मतलब प्रशासन को सही तरीके से तंदुरुस्त करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन को 5 वर्षीय योजना के नाम से लागू किया गया, आप सभी को पता है। और 5 वर्षीय योजना को अच्छे ढंग से तैयार करने, निर्धारण करने और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में योजना आयोग का गठन किया गया है तथा इसी को योजना आयोग के जो बातें हैं, जो विचारें या फिर जो उनकी नीति है उसको अनुमोदित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, ये देखिए ध्यान रखिएगा, जो पहले हमारे वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के वो डॉक्टर जॉन मथाई साहब जी थे। तो ये लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के अथक प्रयासों से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 मार्च 1950 को अपने एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया और 6 अगस्त 1952 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के ही अपने एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को, जैसे कि आप सबको पता है, क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया एक प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब किया गया, एक प्रश्न आते रहते हैं। तो 1950 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में, ठीक है। और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, तो पूछेगा तो सन ही पूछेगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग कब आया और किसके स्थान पर है, तो योजना आयोग के स्थान पे जनवरी 2015 से। अब हमको देखना है कि क्या डिफरेंस क्या है, कि क्या जरूरत पड़ी सरकार को हमारी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को ला दी, क्या ऐसे ही ला दी
क्या इनमें कुछ डिफरेंस भी है? तुम तुलना करते दोनों कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, योजना आयोग का पदाध्यक्ष मतलब जो पद का अध्यक्ष होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन होगा? वो भी भारत का प्रधानमंत्री ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आगे, योजना आयोग के प्रथम जो पदाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपको जिससे पता है कि इसका पदाध्यक्ष कौन होगा, तो जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, तो जो पहला प्रधानमंत्री वही पहला आपका इसका पदाध्यक्ष होगा योजना आयोग का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अंतिम पदाध्यक्ष कौन थे? तो ये जानना जरूरी है। तो इसके अंतिम पदाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, क्योंकि इसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने इसके स्थान पे कौन ला दिया? नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, जबकि नीति आयोग का प्रथम पदाध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। जो योजना के जो उपाध्यक्ष के प्रथम वो कौन थे? गुलजारीलाल नंदा जी थे। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया जी थे। ठीक है, जबकि जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अरविंद पनगडिया जी हैं। ठीक है, इस चीज़ को फैक्ट है, इस चीज़ को आपको बस ध्यान में रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। इससे प्रश्न कभी आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते, बस आप एक बार जान लीजिए, जानने के लिए। आगे देखिए, योजना आयोग के प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी रखे जाते थे, और योजना आयोग के प्रथम सचिव जो थे वो कौन थे? वाईएस सुठाकर जी थे। जबकि नीति आयोग में सरकार ने बाजार तथा कॉरपोरेट लुब्ध देने के उद्देश्य से सीईओ पद को रखा है, ताकि नीति आयोग बाजार अप्रोच के आधार पर कार्य करे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो योजना आयोग था उसके प्रशासनिक कार्य को, एक तो हुए नीतिगत कार्य, तो वो तो हमारे नेता गण जो भी हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर उनके कैबिनेट के जितने जो भी मिनिस्टर हैं वो बैठ गए, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, या केंद्र शासित प्रदेश से जो प्रशासन में मुख्य व्यक्ति वो आके बैठ रहे हैं, वो तो नीतियाँ बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको लागू कौन करेगा इन नीतियों को? तो उसके लिए प्रशासन है। तो वही चीज़ लिखा है कि इनका हेड कौन होगा। तो देखिए, योजना के जो प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी को रखे जाते थे। और जब योजना आयोग के प्रथम सचिव जो थे, ये भी जान लीजिए, वाईएस सुधाकर जी थे। जबकि नीति आयोग में सरकार ने अब क्या इसमें थोड़ा बदलाव किया, इन्होंने कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं, बस नाम में बदलाव किया। क्यों? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वही देश आगे उठ रहा है जो पूंजीवादी है, कहीं मतलब जहाँ कंपनियों का बोलबाला है, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर रहे हैं पारदर्शिता के साथ। तो इसीलिए सरकार ने चाहा कि अब हम अपने देश में एफडीआई को बढ़ावा देंगे, बहुत से ज़्यादा से निवेश बुलाएंगे, ज़्यादा से कंपनियां बुलाएंगे, इससे हमारे देश में रोजगार पैदा होगा, गरीबी भुखमरी इन सब चीज़ों की दूर होगी। तो इसीलिए उन्होंने चूँकि एक अटैचमेंट देखे कि हमारी नीतियाँ स्पष्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में कंपनियों को बुलाना चाह रहे हैं, हम उनके हिसाब से नीतियाँ बनाएंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो प्रशासनिक कार्यों के लिए जो मुख्य सचिव का एक पद होता है उसका नाम सीईओ रख दिया। क्यों? ताकि एक मिलता जुलता लगे दोनों में, सीईओ में और आपके कंपनियों में। तो इसीलिए वही चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे, एक सीईओ पद को रखा है ताकि नीति आयोग बाजार अप्रोच के आधार पर कार्य करें। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो आप सबको पता होगा, सीईओ जो थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, ये खुल्लर है, ये आपको साइड में लिखा है, सिंधु खुल्लर है, खुल्लर गलती से लेकर काट दिया हमने। देखिए, नीति आयोग के ढांचे को किस प्रकार रखे वो हम देख लेते हैं कि इसका ढांचा स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो बनाया गया पूरा जो सिस्टम नीति आयोग वो कैसा है। तो जो सबसे ऊपर होंगे वो अध्यक्ष होगा, जो कौन होगा? तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके नीचे कौन होगा? तो उपाध्यक्ष होगा, जो अभी हाल फिलहाल में कौन? डॉक्टर राजीव कुमार, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, अब सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ स्पष्ट नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ये सीईओ है। ठीक है, और उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य, तो इसके पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और एक है अंशकालिक सदस्य। ठीक है, तो अंशकालिक सदस्य कितने हैं? 4 होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होते हैं आमंत्रित सदस्य, कुछ सदस्यों को हम बुलाते हैं जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, या किसी विशिष्ट क्षेत्र में, इकोनॉमी के, हेल्थ में एक जाने माने व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा। उसका संचालन एक इसके नीचे होती है संचालन परिषद, जो इन सब चीज़ों को संचालित करते हैं, और जो सबसे नीचे होती है क्षेत्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर एक ढांचा है। चलिए इसी चीज़ को हम लिखा है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है कि ये तब का है जब नीति आयोग सामने आई थी, मतलब 2015 के समय का। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में कैसे लोग होते हैं, कौन बैठते हैं, और यहाँ जो बदलाव हुआ आप अपने अनुसार बदल लीजिएगा, देख लीजिए कौन कहाँ है। ठीक है, जबकि संचालन परिषद का कार्य, अब देखते हैं जो सबसे नीचे सोपान में संचालन परिषद उसका कार्य क्या होता है। आप यहाँ पे देखे थे ना, जैसे
ये कि ये संचालन परिषद क्या है, इसका काम क्या है। चलिए नीचे देखते हैं। तो संचालन परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद की तरह ही किया गया है। संचालन परिषद में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो संरचना है, जो कार्य है, ठीक उसी के अनुरूप संचालन परिषद को बनाया गया है कि वो काम ये करेगी। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं कि संचालन परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद की तरह किया गया है। संचालन परिषद में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में रखे गए हैं। ठीक है। वही नीति आयोग को सलाहकारी आयोग के रूप में गठित किया गया है। मतलब कि इसका मुख्य कार्य क्या है, सलाह देना। ठीक है। अब इसको लागू करना है या नहीं करना है, ये जो शासन में बैठे लोग हैं सरकार में वो देखेंगे, उनका काम है। ठीक है। ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी है सरकार के लिए, ये बस सलाह देंगे आपको। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, गवर्नमेंट इन सलाहों को मान लेते। क्यों? क्योंकि जिसकी सरकार होती है उन्हीं के लोग उसमें बैठे होते ज़्यादातर, तो मतलब बातें और नीतियाँ उन्हीं की होती है। आगे, जो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को रणनीतिक आर्थिक परामर्श देगा। मतलब इसका कार्य यही होगा कि केंद्र सरकार और जो भी विभिन्न तरह के जो भी हमारे राज्य सरकार हैं उनको ये सलाह देगा आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बहुत चर्चा चली, वो है क्या। ठीक है। उसके विषय में आपके जानने के मन में उत्सुकता होगी। चलिए बताते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक परिषद है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न हमेशा आता है कि योजना आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद क्या एक संवैधानिक पद है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक पद है या फिर विधिक है या फिर जो कैबिनेट में एक प्रस्ताव के द्वारा लाया गया है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि ये सभी कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक परिषद है जिसमें भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखिए, योजना आयोग में भी पहले भारत के प्रधानमंत्री थे अध्यक्ष। नीति आयोग जो उसके स्थान पे उसके जगह भी कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और यहाँ पे भी राष्ट्रीय विकास परिषद में जो अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, जो कैबिनेट हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, उसके साथ ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व मुख्यमंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो देखिए, जो इसके जो संरचना में जो शामिल है तो कौन होते हैं? तो पहले तो अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री इसमें भी होंगे, साथ ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री जी हैं वो सभी होंगे, जितने भी मंत्री हैं। उसके साथ जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होंगे वो भी इसमें होंगे। इसके साथ ही जितने भी सदस्य होंगे योजना आयोग के वो सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और उसके बाद हमें जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, एनडीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इस चीज़ को। तो एनडीसी का मुख्य कार्य होता है चलाए जाने वाली पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अनुमोदन करना। कहने का मतलब ये है कि जो योजना बनाई जाएगी योजना आयोग के द्वारा या अभी के जो अभी है हाल में नीति आयोग उसके द्वारा जो योजना बनाई जाएगी उसको अनुमोदित करना। कहने का मतलब कि वो उसको पास देगी। अगर उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ छूट रही है तो उसको उसमें ऐड करवाएगी और वहाँ से उस चीज़ को अनुमोदित करती कि चलिए ये नीतियाँ सही है, आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए, मतलब लागू कीजिए। ठीक है। उसका ये काम ही यही है, इसी की चीज़ के लिए। अब देखते हैं, चूँकि वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होगा कि योजना खत्म हो चुकी है और नीति आयोग का गठन कर दिया गया है और नीति आयोग के स्वरूप को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि सरकार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समाप्त कर देगी। ठीक है। क्यों? अब आप देखिए कि अभी हमने आपको बताया कि जो नीति आयोग है उसमें एक संचालन परिषद है। उसका काम क्या है? तो जो काम आज मैं पहले से राष्ट्रीय विकास परिषद करता आ रहा है वही काम आज जब हम संचालन परिषद करेगा तो किसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बस कयास है कि हो सकता है कि सरकार इसे ख़त्म कर दे। लेकिन देखिए 5 साल तो अभी तक तो इन्होंने ख़त्म इसको नहीं किया। मे भी होता है कर भी दें ना भी करें, बस ये आपके जानने के लिए था। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, हम आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि अब आगे और बताऊँगा तो हो सकता है आप बोर हो जाएँ। ठीक है। और कल जो हम देखेंगे, अब आगे देखेंगे कि जो भी अब आज तक जितने पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं वो 12 थे। उसके बाद 12 के बाद हमने नीति आयोग आ गई। तो उनका उद्देश्य क्या था, क्या उसको सफलता प्राप्त हुई और किस मॉडल पर आधारित था, इन सब चीज़ों को अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको कहीं कुछ कमियां नज़र आई तो आप कमेंट कीजिए और कुछ समझ में ना आए तो बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।